NSM का मतलब क्या हो गया भैया? नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। कब शुरू हुआ? 2015 में। इसके तहत भारत में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया गया। अब देखो, परम कंप्यूटर की सीरीज को अगला नाम क्या दे दिया इन्होंने? रुद्र। 2008 में यूएनईपी ने क्या कहा कि भैया हमें किस टाइप की अर्थव्यवस्था डेवलप करनी चाहिए? हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी बनाना चाहिए। तो ग्रीन इकोनॉमी बनाने के लिए इसने काम शुरू किया और इसने बोला ग्रीन इकोनॉमी की परिभाषा में कि वो देश जो अपने आप पे ऊर्जा और संसाधन विकसित करे, मगर क्या नहीं करके करे? कार्बन उत्सर्जन ना करके या उसको कम करके करे। चलिए दोस्तों, इस सप्ताह का टॉप 10 करंट अफेयर शुरू करते हैं। ये सप्ताह है 29 सितंबर से तो 5 अक्टूबर तक का, मतलब अक्टूबर का लगभग पहले सप्ताह का करंट इसमें हमने शामिल किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि हर बार की तरह एक प्यारा सा थॉट आप लोगों के लिए रहता है, मगर जैसा कि मैं कहता हूँ कि आपके लिए कोई काम का थॉट होता नहीं है वो क्योंकि काम का जो होगा जब वो उतरेगा, इम्प्लीमेंट होगा जीवन में। यहाँ पे है, उत्साह के बिना आज तक कोई भी महान काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए जीवन में उत्साह बनाए रखें। बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्ट, और कुछ लोग होते हैं निराशावादी, है ना। ये 2 टाइप की कैटेगरी होती है। निराशावादी हमेशा रोता रहेगा, है ना। किसी कहीं से पड़े हुए 100 रुपये मिल जाए, वो रो ही रहा है, अरे यार 500 मिलने थे यार अरे 100 मिल गए भिखारी 500 चाहिए थे। सही है मुस्कान, है ना। कुछ लोग आशावादी होते हैं, 100 रुपये मिल गए, वो इतने खुश है, 50 रुपये उन्होंने खर्च भी कर दिए, 50 रुपये खर्च कर दिए। कुछ लोग ऐसे हैं, 100 रुपये खुद को मिले, 2 लोग जा रहे थे, 50-50 बांट लिए, उन्होंने कहा ठीक है मेरे को मिले 50 तू रख ले। आशावादी लोग हैं, 50 मिले यही बहुत है यार, ठीक है, आशावादी। कुछ लोग सिर्फ रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं हर चीज से। तो जीवन में उत्साह होना जरूरी है, बेहतर चीजों के लिए उत्साह बनाए रखें, बढ़िया बढ़िया काम करें। चलिए शुरू करते हैं आज का इस सप्ताह का टॉप 10 करंट, और ये है टॉप 10 करंट के सबसे पहले बिंदुओं में से एक। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम, सॉरी इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? ठीक है, एक सामान्य प्रश्न है, सामान्य सा उत्तर है, पर जैसा कि हम लोग प्रश्न की तरफ नहीं जाते हैं, प्रश्न के साथ साथ उत्तर की बात करते हैं। इसको बंद कर दो, है ना। प्रश्न के साथ साथ बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। देखिए क्या है पूरी कहानी, क्या है। सबसे पहले तो इस शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, क्या है ग्रीन इकोनॉमी? ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है हरित अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था। ठीक, हरित अर्थ, इसका मतलब क्या है? इसके मतलब की बात करें, इसके अर्थ की बात करें, इसका सेंस क्या है, इसका यूज क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने जनरेट किया, कहाँ से ये पहल शुरू हुई है? तो देखिए हरित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है, क्योंकि देखो हर अर्थव्यवस्था काम करती है, काय के ऊपर काम करती है? विकास के ऊपर काम करती है, डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। हरित अर्थव्यवस्था ये जो टर्म है, इस टर्म का मतलब है कि आपको विकास तो करना है, मगर विकास ऐसा करना है जिसमें किसको संतुलित करके रखना है? आपको पर्यावरण को संतुलित करके रखना है। अब पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए आपको सबसे मेन चीज जो है वो करनी है इसके तहत, और वो क्या करनी है? तो आपको कम करना है, बहुत कम करना है, माइनस में करना है क्या? कार्बन उत्सर्जन। क्या करना है? सबसे कम कार्बन उत्सर्जन। क्योंकि कार्बन जो गैस है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ये सबसे ज्यादा पर्यावरण को दूषित करने वाली गैसें हैं। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है। इनको ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन उत्सर्जन कम करना है, कार्बन उत्सर्जन कम करते हुए आपको डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। और क्या विकसित करना है? तो यहाँ पे देखिए प्लस लगा दूंगा, विकसित क्या करना है आपको? तो विकसित क्या करना है? और रवि, विकसित करना है आपको ऊर्जा और संसाधन। क्या विकसित करना है? ऊर्जा और संसाधन। मतलब हरित अर्थव्यवस्था का मतलब है कार्बन उत्सर्जन कम हो जाए और ऊर्जा और संसाधन आपके विकसित हो जाए। ये हरित अर्थव्यवस्था का मतलब है, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब। अब बात करें ग्रीन इकोनॉमी या हरित अर्थव्यवस्था आया कहां से, शुरू कहां से हुआ? तो इसकी पहल की है साथियों 2008 में। कब पहल हुई है इसकी? 2008 में। और 2008 में इसकी पहल किसने की है? तो इसकी पहल की है यूएनईपी ने। किसने की है? यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब क्या? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसने इसकी शुरुआत की। कब से की इसकी शुरुआत? 2008 से। किसकी शुरुआत की? हरित अर्थव्यवस्था की शुरुआत। ठीक है, कुछ एक बातें और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बताता हूँ। देखिए क्या हुआ ये, अभी देखो अपन पीछे जा रहे हैं, पीछे से आगे आएंगे, आपको मजा आएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए हुआ ये रवि कि 5 जून 1972 को, ईयर और डेट याद रखो, 5 जून 1972 को पहला, दुनिया में पहला क्या, फर्स्ट पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन। कौन सा सम्मेलन? पर्यावरण सम्मेलन, फर्स्ट एनवायरनमेंट समिट
का आयोजन कब हुआ? 5 जून 1972। कहाँ हुआ? तो ये हुआ भैया कहाँ पे? स्टॉकहोम में। कहाँ पे हुआ? स्टॉकहोम। कहाँ पे हुआ? स्टॉकहोम। और ये किसकी राजधानी है? तो ये स्वीडन की राजधानी। किसकी है? स्वीडन। आ गई कहानी समझ? वापस पूछ रहा हूँ, विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 5 जून 1972। कहाँ पे आयोजित हुआ? स्टॉकहोम, स्वीडन में। एक तो ये प्रश्न हो गया, एक ये उत्तर हो गया। पर्यावरण सम्मेलन पहला कब आयोजित हुआ था? 5 जून 1972। दूसरी चीज, इसी 5 जून 1972 को एक प्रोग्राम शुरू किया गया और वो था ये। कौन सा भैया? यूएनई, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब से हुई? इसकी स्थापना कब से हुई? मजा आया कि नहीं आया? आया मजा? ठीक है, इस मजे में और मिर्ची डाल दो। मिर्ची का डाल दो। इसी 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट। और कब से मनाया जाने लगा है? 1974 से। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? क्यों मनाया गया? क्योंकि 5 जून की तारीख पे क्या शुरू हुआ था? पहला पर्यावरण सम्मेलन। आगे न कहानी समझ। ढेर सारी बातें हमने कर ली, बहुत सारी बातें हमने कर ली। वापस से शुरू कर रहा हूँ, बता दीजिए एक एक करके। अब लिंक यहाँ से चली। 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ। इस पर्यावरण सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन के ने एक प्रोग्राम चालू किया जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई। ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा एक और चीज अलग याद रखेगा, एक बड़ी चीज बता रहा हूँ। एक और चीज क्या याद रखना? एक और चीज याद रखना, इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में आता है। हेडक्वार्टर आते हैं। इसका हेडक्वार्टर है भैया कहाँ पे? तो ये है रवि का नैरोबी। और नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की। किसकी राजधानी है? केन्या। तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या। ठीक, यूएनईपी की शुरुआत कब हुई? 5 जून 1972। और ये इस दिन क्या हुआ था? विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन। ये कहाँ आयोजित हुआ था? स्टॉकहोम, जो किसकी राजधानी है? स्वीडन में। आगे ना कहानी सुन। ठीक, और इसी 5 जून को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, जो कि कब से मनाया जाने लगा है? पहली बार कब मनाया गया था? 1974 में। आगे ना कहानी समझ। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो यूएनईपी ने क्या करा? यूएनईपी का काम है पर्यावरण को संरक्षित करने का काम, ऐसी गाइडलाइन तय करना जिसमें पर्यावरण को संरक्षित करे। तो इसने क्या करा? एक टर्म दिया। और टर्म कब दिया? 2008 में। 2008 में यूएनईपी ने क्या कहा कि भैया हमें किस टाइप की अर्थव्यवस्था डेवलप करनी चाहिए? हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी बनाना चाहिए। तो ग्रीन इकोनॉमी बनाने के लिए इसने काम शुरू किया। और इसने बोला ग्रीन इकोनॉमी की परिभाषा में कि वो देश जो अपने आप पे ऊर्जा और संसाधन विकसित करे, मगर क्या नहीं करके करे? कार्बन उत्सर्जन ना करके या उसको कम करके करे, वो अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? हरित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। आगे दोस्तों कहानी समझो, पूरी डिटेल मैंने आप बता दी है। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम जो है, इसका अभी एक सम्मेलन हुआ है। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है साथियों दुबई में। कहाँ पे हुआ है? दुबई में। कहाँ हुआ है? दुबई में इसका उद्घाटन हुआ है। दुबई कहाँ है भैया? यूएई में। कहाँ पे है? यूएई। यूएई का मतलब है यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में, दुबई में है। चलिए आगे बढ़ते, अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न आपके सामने ये, पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? बायोगैस यूनिट। ठीक है, आपने बायोगैस यूनिट की अगर बात करें तो आपने सुना होगा भाई, क्या सुना होगा आपने? आपने गोबर गैस सुना होगा। गोबर गैस वो कौन सी गैस होती है? बायोगैस। गोबर गैस बायोगैस। ठीक है, ठीक है। उसमें जो मुख्य संगठन, जो मुख्य गैस होती है वो कौन सी होती है? तो भैया बायोगैस में है ना, इसको हम बोलते हैं सीबीजी। सीबीजी का मतलब क्या हो जाता है? ये हो जाता है कंप्रेस्ड बायोगैस। कंप्रेस्ड। एक छोटा सा बात बता देता हूँ आपका ना, छोटी सी बात क्या हूँ। जनरली क्या होता है आपको पता है, गोबर है या अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, इनका अपघटन होता है। मगर इनका अपघटन ज्यादा ताकतवर तरीके से, होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसकी अनुपस्थिति में? तो इसीलिए जब रोड़ी बनाते हैं हमारे गांव में, रोड़ी तो दबा के भर देते हैं उसमें नीचे, ताकि नीचे क्या नहीं पहुंचे? ऑक्सीजन ना पहुंचे। ऑक्सीजन धरातल पे होती है, सरफेस पे होती है, नीचे नहीं होती। हारी कहानी समझ। तो रोड़ी बनाते अंदर दबा देते हैं चीजों को, गोबर को अंदर भर देते हैं पूरा जमीन के अंदर। आइए कहानी समझ। और धीरे धीरे वो अपशिष्ट, जो उसमें जो जीव जंतु पैदा होते हैं, वो अपशिष्ट करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। जब उसका अपचयन करते हैं तो उस अपचयन में उसका पाचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, तो डाइजेशन में गैस निकलती है। और वो गैस होती है मीथेन। कौन सी गैस होती है? इसकी परसेंटेज होता है, उसकी टोटल गैस में इसका परसेंटेज होता है लगभग 55%। और बाकी 22-23% निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें किस गैस का काम है? मीथेन। और ये मीथेन गैस किस रूप में यूज हो सकती है? तो ये यूज हो सकती है रसोई गैस के रूप में, या फिर बिजली के रूप में, है ना। लट्टू वट्टू इससे जल जाते हैं, याद रखिएगा। आगे दोस्तों कहानी सुने। तो बायोगैस याद रखिएगा, बायोगैस यानी कि वही रोड़ी में जो बनाते हैं हम लोग, वही उसी की बात हो रही है। तो इसके प्लांट लगाए हैं, और इसके प्लांट लगाए साथियों असम में। कहाँ पे लगाए हैं? असम।
असम में 4 प्लांट लगाए हैं। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये प्लांट किसने लगाए हैं? तो ये लगाए हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। किसने लगाए हैं? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में 4 प्लांट लगाए हैं। काय के प्लांट लगाए हैं? बायोगैस के प्लांट लगाए हैं। बायोगैस में कौन सी गैस का संगठन होता है? प्रमुख रूप से मीथेन का होता है, लगभग कितना? 55%। आ गई ना कहानी समझ? ठीक है, अच्छी ऊर्जा का एक अक्षय ऊर्जा का ये एक अच्छा साधन है। ठीक है, ये ऐसी ऊर्जा है जिसका किसी से नुकसान नहीं होना, किसी चीज़ का नुकसान होना, कभी नष्ट नहीं होना, है ना। हम लोगों को जो गोबर है उसी का यूज या इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका यूज कर लेते हैं और उनका यूज करके इस प्रकार का जो है ऊर्जा को उत्पादित कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसके प्लांट लगाए हैं। कहाँ लगाए हैं? असम में। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट चीज की बात करूँ। अगला प्रश्न है, किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये तो पता होगा, किसको किया गया भैया? मिथुन चक्रवर्ती। किसको किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दादा साहब फाल्के आपको पता है कौन थे? दादा साहब फाल्के पिता, क्यों? और चलिए, भारतीय। ठीक, देखिए क्या है, भारत की सबसे पहली फिल्म ये थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, ये पहली पिक्चर थी, ये आई थी 1913 1913 में। इस मूवी को बनाया था दादा साहब फाल्के ने, इन भाई साहब ने, जिनकी मूर्ति यही लिखा है नाम, दादा साहब फाल्के। मगर इसकी विशेषता है, ये जो है ना, ये मूक फिल्म थी। मूक मतलब इसमें से आवाज नहीं आती थी, साउंड नहीं था, बस वैसे कैरेक्टर दिख रहा था, चलचित्र फोटो बस। आई कुछ कहानी से। पहली जो मूक फिल्म थी वो थी आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा। आगे कहानी समझ में याद रखिए। तो ये मूक फिल्म थी, याद रखिएगा, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं और आदमी खत्म हो जाता है। ठीक है, ध्यान नहीं रख पाता मूक फिल्म या ऐसा, वो देखेगा बस पिक्चर आई पहली और निपटा दी उसने। बोलती फिल्म, हाँ बोलती फिल्म, ये मूक फिल्म थी, वो बोलती फिल्म। हाँ ओ तो ब्लैक एंड व्हाइट तो होगी सही, है ना? हाँ तो बोल भाई, 1950-60 तक ब्लैक एंड व्हाइट ही चली है सारी की सारी। भाई तो अपन बात कर रहे हैं 1913 की, 1913 की। आगे दोस्तों कहानी समझ में याद रखिएगा। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के ने पहली बार फिल्म डायरेक्ट की थी, निर्देशन का काम किया था, पहली बार पिक्चर बनाई। कौन सी पिक्चर बनाई थी? राजा। इस वजह से इनके सम्मान में भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च फिल्म सम्मान है ये वाला, दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो अभी किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती। इस अवार्ड के तहत एक अच्छा प्रश्न आता है, कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2 प्रश्न आते हैं, वो अच्छे प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, पायल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? फिल्म से। किससे? फिल्म से, फिल्म क्षेत्र से संबंध। दूसरा, दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसके तहत कितनी की जाती है? तो ये की जाती है 10 लाख रुपए की राशि। कितने लाख रुपए की? 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की। ये अवार्ड भारत सरकार ने शुरू किया है। कब से शुरू किया है? ये किया है 1969 से शुरू। कब से शुरू किया है? 1969 से इसकी शुरुआत हुई है। याद रखिए, कुछ एक याद रखिएगा इस अवार्ड में, कुछ एक नाम और याद रखिएगा। इस बार जो अवार्ड दिया गया है ना, इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है मिथुन चक्रवर्ती को, मगर और भी कुछ कैटेगरी है। जैसे बेस्ट फिल्म किसको घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 2024 के लिए जवान मूवी को, है ना। बेस्ट एक्टर किसको घोषित किया गया है? तो ये किया गया है शाहरुख खान को, इसी जवान मूवी में जो एक्टर एक्टिंग की उन्होंने, इसके लिए। बेस्ट एक्ट्रेस याद रखिएगा, रानी मुखर्जी को किया गया है, एक मूवी इनकी आई थी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, याद रखिएगा। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये मिला है संदीप रेड्डी वांगा को, एनिमल मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। एक और इसमें मैंने लिखा नहीं है, वो याद रखिएगा। बेस्ट नेगेटिव रोल, खलनायक, एक नायक होता है, खलनायक होता है ना, वो उसका अवार्ड मिला है किसको? बॉबी देओल को। किसको मिला है? बॉबी देओल को। कौन सी मूवी के लिए साथियों? कौन सी मूवी के लिए? एनिमल के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, एनिमल मूवी। तो एनिमल के देखो आप अवार्ड हो गए, एनिमल का अवार्ड एक डायरेक्टर वाला हो गया है ना, एक ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, जवान के लिए भी 2 अवार्ड मिल गए, और भी ढेर सारे अवार्ड। आगे दोस्तों कार्य सर, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, कब? वेन? 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 सितंबर। ट्रांसलेशन तो आपको समझ में आता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना किसी चीज को। ठीक है, 1953 में क्या हुआ? 1953 में क्या हुआ? एक संस्था बना जिसका नाम था IFT, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स। ये एक संगठन बना। इस 1953 में IFT जो बना, इसने 1991 में 1991 से एक दिवस शुरू करा, और वो दिवस था 30 सितंबर। दिवस था ये वाला, कौन सा भैया? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब से मनाया जाने लगा है? 1991 से मनाया जाने लगा, 1991 से मनाया जाने लगा है। ठीक है, और इसको मनाने का काम किसने शुरू करा? IFT ने। 30 सितंबर को मनाने का जो रीजन है वो ये है, एक
सेंट जोसेफ करके एक सेंट थे, संत थे, उन्होंने पहली बार जो बाइबल थी जो अंग्रेजी भाषा में होती उसका लेटिन भाषा में अनुवाद करा था। तो उनके जन्म जयंती को मनाने के लिए ये दिवस इसने 30 सितंबर को शुरू किया। ये और ऐसे ही याद रखेगा, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 30 सितंबर के इसलिए मनाया जाता है। आगे बढ़ रहा हूँ। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? इन्होंने जीता है, जो आपको दिख रहा है, इन्होंने जीता है वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल एथलेटिक्स टूर, ठीक है। तो ये वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल एथलेटिक्स टूर में कौन है ये? ठीक है, पहली चीज बताओ, इन्होंने क्या करा है रवि? 5000 मीटर की रेस पूरी करी और इतने टाइम में करी। कितना टाइम है ये? 13 मिनट। 13 मिनट और 11 सेकंड आपको दिख ही रहे हैं और 83 नैनो से आएगा 26 मिनट वगैरह, ठीक। 13 मिनट में लगभग जो है 5000 मीटर की रेस इन्होंने पूरी करी है। ये रेस हुई थी जापान में। कहाँ हुई थी? जापान। इनका नाम है गुलवीर सिंह। क्या नाम है इनका? गुलवीर सिंह। तो गुलवीर सिंह जो है इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में क्या जीता है भैया? स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। रिकॉर्ड क्या है? 5000 मीटर की दूरी 13 मिनट 11 सेकंड में पूरी करने का, याद रखिएगा। नाम है इनका गुलवीर सिंह, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है एक्सरसाइज काजिंद। काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो नाम से लग रहा है कजाकिस्तान और इंडिया। तो आंसर क्या आ जाएगा? कजाकिस्तान। तो काजिंद किन देश के बीच शुरू हुआ है? भारत और कजाकिस्तान के, ठीक है। शुरू क्या हुआ? ये शुरू हुआ है 2016 से। कब से शुरू हुआ है? ये अभी कौन से नंबर का है? तो ये 8th नंबर का। कौन से नंबर का? 8वें नंबर का अभ्यास हर साल होता है। और ये जो है ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है भैया भारत में, उत्तराखंड में। कहाँ हो रहा है? अब पहली बात तो गई, काजिंद जो अभ्यास है वो किन देशों के बीच है? किन देशों के बीच हो रहा है? भारत और कजाकिस्तान। दूसरा, ये कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का। कब से शुरू हुआ है? 2016 से शुरू हुआ है। और कहाँ पे इसका आयोजन हाल ही में हो रहा है? उत्तराखंड। इसमें 2 टाइप की मिलिट्री शामिल होती है साथ, एक थल सेना, एक वायुसेना। थल सेना और वायुसेना, ये दोनों इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये शुरू हुआ है काजिंद, याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है ये आपके सामने। नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? नीति आयोग आपको पता ही है कब से बना है ये? 1 जनवरी 1950 2015 से ये अस्तित्व में आया है। किसके स्थान पर अस्तित्व में आया है ये? किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे ये अस्तित्व में आया है। योजना आयोग के स्थान पे अस्तित्व में आया है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के स्थान पर आया है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में इसको बोलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, योजना आयोग को बदलकर, याद रखेगा। और योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? 1950 में, ठीक है, याद रखेगा। 1950 में 15 मार्च को, ठीक है, याद रखेगा। ये इसकी बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज कि महिला उद्यमिता मंच। आपको पता है वुमेन जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाने के लिए, महिला जो उद्यमिता होते हैं इनको बढ़ाने के लिए इस मंच की शुरुआत हुई है। कहाँ से हुई है? तो ये हुई है तेलंगाना से। कहाँ से हुई है? तेलंगाना। अगला जो प्रश्न है वो ये रहा आपके सामने। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? अब देखिए, जब भी कोई अभियान, कभी योजना अगर शुरू होती है तो योजनाओं से रिलेटेड 2-3 चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले तो इनकी डेट्स, तारीख, योजनाओं की तारीख परीक्षाओं में पूछी जाती है, ईयर नहीं तारीख। तो इसकी शुरुआत हुई भैया 2 अक्टूबर 2024 से इस अभियान की। और कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई है झारखंड से। कहाँ से हुई है? झारखंड, ठीक है। झारखंड से हुए प्रधानमंत्री मोदी ने की है। अब आप देख पा रहे हैं किससे संबंधित है ये? किससे संबंधित है? जनजाति, जो ट्राइब्स होती हैं इनसे संबंधित है। इसके तहत इन्होंने क्या करा है? इन्होंने एक बजट बनाया है और वो है 79,150 करोड़ रुपए का, 79,150 करोड़ रुपए का बजट जो है इन्होंने बनाया है। इसके तहत जो आदिवासी लोग हैं भारतवर्ष में, इन आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य के लिए, इनके एजुकेशन के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, इनके लिए काम किया जाएगा इस राशि से। और लगभग इससे इनका आकलन है कि 5 करोड़ की जनसंख्या जो आदिवासियों की है वो इससे लाभान्वित होगी, याद रखिएगा। तो 2-3 प्रश्न है। पीएम मोदी ने इस धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष की शुरुआत कहाँ से की है? झारखंड से। कब से की है? 2 अक्टूबर 2024 से की है। और कितना बजट इसके तहत इन्होंने सेंक्शन किया है? कितना किया है?
79,150 करोड़ रुपए इनमें लगाए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे इनके लिए, याद रखेगा, इनके वेलफेयर के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ISSF। ISSF इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया साथ में इंटरनेशनल, ठीक है, शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये जो है ISSF है। इसकी जूनियर 25 मीटर की पिस्टल जो प्रतियोगिता हुई है, इसमें एक लेडी हैं जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। हालांकि भारत ने इसमें इस प्रतियोगिता में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं साथियों, है ना। 10 में से यहाँ पे एक ने जीता है और ये है दिव्यांशी। कौन है ये? दिव्यांशी, है ना। ये जो दिख रही है आपको, इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है, याद रखेगा। और ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में टोटल कितने जीते हैं? इसमें 10 इस कॉम्पिटिशन में, याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ये, काम का प्रश्न, याद रखेगा। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो देखिए बेसिक सी बात बता दूं आपको कि भारत में सुपर कंप्यूटर के लिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, सबसे पहली बात, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना 1991 में। इसका नाम था परम 8000। हमने परम नाम से सुपर कंप्यूटर की एक चेन चला रखी, श्रृंखला चला रखी। मतलब जब भी हम सुपर कंप्यूटर बनाते हैं तो किस नाम से बनाते हैं? परम। आगे कहां से? परम 8000 सबसे पहला, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था ये, 1991 में बना हुआ। इसको बनाया था सीडेक ने। किसने बनाया था? सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ना कि कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटिंग। ये पुणे में है। इसने इसको बनाया था। एक भारत के जो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं वो माने जाते हैं विजय भटकर। उनका प्रमुख रोल इस सुपर कंप्यूटर को बनाने में दिया गया था 1991 में, परम 8000 में, याद रखेगा। बाद में हमने और भी परम नाम से, परम 9000 एक बनाया, परम 10,000 बनाया, परम नाम से और 2-3-4 हमने सुपर कंप्यूटर बनाए। अभी हाल ही में क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी ने 2015 में एक प्रोग्राम शुरू किया और ये प्रोग्राम था NSM। NSM का मतलब क्या हो गया भैया? नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। कब शुरू हुआ? 2015 में। इसके तहत भारत में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया गया। अब देखो, परम कंप्यूटर की सीरीज को अगला नाम क्या दे दिया इन्होंने? रुद्र, परम रुद्र। अब नंबर नहीं दिया, अब क्या दे दिया? अब क्या बोल दिया? परम रुद्र। और कितने परम रुद्र बनाए गए सुपर कंप्यूटर? 3। कितने बनाए गए? 3, याद रखेगा। और तीनों के तीनों जो है ये भारत के 3 अलग अलग शहरों में स्थापित किए जाएंगे। एक शहर है पुणे, ठीक है, याद रखेगा। एक है दिल्ली और एक है कोलकाता, याद रखिएगा, कोलकाता। इन 3 महानगरों में इन 3 सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया जाएगा। इस योजना में 130, इन तीनों को बनाने में 130 करोड़ रुपए लगे हैं साथियों। कितने रुपए लगे? 130। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है तीनों के तीनों। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आगे दोस्तों कहानी समझ, प्रश्न पूछ रहा हूँ। नेशनल जो सुपर कंप्यूटर मिशन है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। और ये कब बनाया गया था? 1991 को, 1991 में सीडेक द्वारा, ठीक है। सीडेक का मतलब क्या? सेंटर फॉर डेवलपिंग ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी कितने सुपर कंप्यूटर बने हैं? 3। क्या नाम है इनके? परम रुद्र। रुद्र ये भगवान शिव से संबंधित है, रुद्र अवतार आपने सुना होगा, उससे रिलेटेड है, ठीक है। और ताकतवर सुपर कंप्यूटर हैं, 3 अलग अलग महानगरों में स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ? पुणे, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, याद रखिएगा। और तीनों अलग अलग टाइप के काम करेंगे। एक मौसम विज्ञान से संबंधित काम करेगा, एक खगोल से रिलेटेड, है ना, जो एस्ट्रोलॉजी होती है उससे रिलेटेड काम करेगा, और एक जो है ये पदार्थ और ऊर्जा के ऊपर अध्ययन करने का काम करेगा। तो तीनों बहुत पावरफुल जो है सुपर कंप्यूटर है। ऐसा कहते हैं कि एक सामान्य कंप्यूटर 500 सालों में जितना काम करेगा, ये एक सुपर कंप्यूटर वो काम मिनटों में कर सकता है। कितनी ताकत है अभी समझ लें। एक कंप्यूटर 500 सालों में जितना काम करेगा वो ये परम सुपर कंप्यूटर मिनटों में कर सकता है, इतनी ताकत इसकी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था इस सप्ताह का टॉप 10 करंट अफेयर, है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं अगले सप्ताह।